मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंघ बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिलन्ना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी अजातशत्रु का पुत्र था उदायन। उदायन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था जो कि उदायन का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद जो कि नंद वंश का शासक था वह सिकंदर का समकालीन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब यहाँ पे एक बार सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निरयाकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। झेलम नदी के तट पे। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, इसका मतलब है निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये चाणक्य के अन्य नाम हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध है राजनीति से। याद रखिएगा पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसका अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है, संबंध है इसका राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। याद रखिएगा, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। अगले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, उसके बाद शैव धर्म का उपासक हुआ और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रासार या वारिसार कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेस एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। सीरियन नरेस एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के राजदरबार में। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे डाइमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम को, बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। आगे है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। याद रखिएगा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धक कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख है यह 13वें शिलालेख में। याद रखिएगा, कलिंग पर आक्रमण से संबंधित उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था।
अशोक के दरबार में। मिस्र के राजा ने, जिनका नाम था फिलाडेल्फस, टॉलमी सेकंड भी जिसे कहते हैं, पाटलिपुत्र में डियानिशियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 7वें स्तंभ लेख में। महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी इस तरीके से। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे को हुई थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय यहाँ पे दिए गए हैं। पहला शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पहला पशु बलि, दूसरे में चिकित्सा व्यवस्था। और तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। 5वें वर्ष दौरे पर जाएं और धार्मिक नियमों का उल्लेख है तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है इसमें। 7वां और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख को हमने पढ़ा था इससे पहले। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वें शिलालेख में अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मौर्य प्रांत और उसके संबंधित राजधानियाँ। उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी। कलिंग की तोशली थी। दक्षिणापथ की सुवर्णागिरी थी और प्राशी यानी कि पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र थी।
आगे देखते हैं। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। 5वां, लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है नंदनगढ़ वाले पे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। 7वें अभिलेख में प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहले मंत्री हैं, जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित जो होते थे, ये धर्म एवं दान विभाग के प्रधान होते थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का पुत्र होता था। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक होते थे। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेश कमिश्नर होते थे और पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। यहाँ पे देख लेते हैं वापस। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कि 6 5 30। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, एक बार इसे देख लेते हैं। प्रशासनिक समिति, उसके कार्य कैसे होते थे, तो समितियाँ और कार्य। प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठम मतलब छठवां बिक्री कर वसूल करना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्म सर्प नामक अमात्य के अधीन था।
अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है सैन्य समिति और उनके कार्य। समिति और कार्य। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, पांचवी जो थी गज सेना की देखरेख और छठवीं जो थी वो रथ सेना की देखरेख। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक एवं 7 सभासद। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक, 7वां सभासद। ये भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था।